नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द केशव पंडित शो। हमारे साथ में आज चर्चा में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान चित्रांश विकास श्रीवास्तव जी, जो एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है विकास साहब आपका एटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार भैया और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं विकास श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट। भारत के अंदर प्रधानमंत्री चाहे जितने दावे कर ले महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला शिकायत को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के और महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के भी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सरकारी योजनाएं भी लॉन्च की जाती हैं, कानून भी बनते हैं, लेकिन क्या वाकई में धरातल पर ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे कि दावे किए जाते हैं सरकारों के द्वारा? ठीक वैसे ही काम करते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लेकिन क्या वाकई उनका सरकारी सिस्टम, उनके सरकारी मशीनरी में ठीक वैसा ही काम होता है, या अधिकारी ठीक उतनी ही ईमानदारी से काम करते हैं जितनी ईमानदारी से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बयान आते हैं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक महिला और एक बेटी जिसकी इज्जत उछाली जाती है, जिसकी फोटो चलाई जाती है, ये तो आम हो गया है। हर रोज हजारों लाखों केस भारत के अंदर जो है दर्ज भी होते हैं, बहुत सारे समाज के डर से भी दर्ज नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनकी फोटो, उनके वीडियो जो है वो शेयर कर दिए जाते हैं, उनकी प्राइवेसी को बाहर जो है लीक कर दिया जाता है। लेकिन जो साइबर थाने बनाए गए हैं, साइबर पुलिस बनाई गई है, वो संदेह के घेरे में आते हैं कि शिकायत के बावजूद भी जो काम मिनटों में कर सकते हो, जो काम घंटों में कर सकते हो, उनके लिए कई दिन कैसे बीत जाते हैं और फिर उन अपराधियों को कैसे छोड़ दिया जाता है? क्यों उनके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं होती है? क्यों उनको जो है जेल, जुर्माना, दोनों चीजें उनके ऊपर क्यों नहीं ठोकी जाती हैं? यह भी सवाल उठता है। लेकिन क्या पुलिस उतनी ही ईमानदारी से चार्जशीट कोर्ट में जो है सबमिट करती है जिस तरह के वो कृत्य करते हैं? उसी को लेकर के आज हमारे साथ में विकास श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। एक लड़की जिसके कुछ प्राइवेसी, जो कुछ फोटो थे वो लीक कर दिए गए। पुलिस को लिखित में शिकायत पर शिकायत देते रहिए। पहले जज साहब के यहाँ तारीख पर तारीख होती थी, अब ठीक वैसे ही पुलिस के यहाँ और पुलिस विभाग में भी शिकायत पर शिकायत देते रहिए, कॉल पर कॉल करते रहिए। जब सोचिए कि एक अधिवक्ता को इतनी परेशानी हो सकती है, जो लड़ाई लड़ रहा है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, और उसको भी नजरअंदाज किया जाता है पुलिस के द्वारा। हालांकि दोनों का काम एक ही है, पहुंचना दोनों ने कोर्ट है। अधिवक्ता भी काम अपना ईमानदारी से कर रहा है और पुलिस जैसे काम कर रही है वो तो देश देख ही रहा है, कोर्ट भी देख रहा है और लोग महसूस भी कर पा रहे हैं कि कितनी ईमानदारी झलकती है इनके काम में। विकास श्रीवास्तव साहब, क्या पूरी कहानी है? आप दर्शकों से भी आप साझा करें सबसे पहले तो, कि कहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि इतने कड़े कानून, इतने कठोर कानून, इतना अब तो मशीनरी, सरकारी मशीनरी भी जो है वो कहीं ना कहीं उसके पास भी बहुत सारे इंतजामात हैं इन चीजों के लिए कि कार्यवाही अगर सही नीयत से पुलिस करे तो जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। खुलेआम घूम रहे हैं, उनके सामने घूम रहे हैं, आंखों के सामने, लेकिन पुलिस उनको क्यों पकड़ना नहीं चाहती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जो आपके द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है बेटियों की, क्योंकि आप लगातार केस भी लड़ते रहते हैं और ऐसे में जो है पुलिस के साथ भी नोकझोंक होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस वाकई में उतनी ईमानदारी से काम करती है जिस तरह के कानून बने हैं? क्या उनको लेकर के जो जवाबदेही है वो किसकी है? जी विकास साहब। मैं आपके सामने वही मामला लेके आया हूँ। अभी एक हफ्ते के लिए उत्तर प्रदेश के जिला जालौन का माहौल इतना गरमाया हुआ था कि एक लड़की अपने अधिकारों के लिए न्यायालय की शरण में आती है और उसके अधिकारों की लड़ाई को मामला गर्म करने के लिए और अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए उस मामले को लव जिहाद से जोड़ दिया गया। जबकि मैं आपके सामने पूरा मामला थोड़ा सा साझा करना चाहूंगा। मामला ऐसा होता है कि एक लड़की 20 जनवरी को मेरे पास इलाहाबाद आती है। वो रहने वाली कोंच जिला जालौन की थी और बेसिकली मेरा भी होम टाउन कोंच ही है। तो वो मेरा नंबर कहीं से सोशल मीडिया से लेके मेरे पास आती है। जनरली जब हम लोगों के पास कोई क्लाइंट आता है तो वो हम लोगों को वकील साहब या सर कह के संबोधित करता है। वो लड़की जब पहली बार ही मिली तो उसने मुझे भैया कह के संबोधित किया।
जी, जब उसने मुझे भैया कह के संबोधित किया तो मैंने उसकी सारी बातें सुनी। तो जब मैंने उसकी बातें सुनी तो ऐसा नहीं है कि उसकी बातों में कोई झूठा था या कोई बनावटी थी। हर बार मैंने इस मामले को देख के सोशल मीडिया पे जो कमेंट चल रहे थे, उसने एक अपनी बात भी रखी थी चैनल के माध्यम से। तो उस पे भी जो कमेंट्स आए कि अपने माता-पिता पे आरोप लगा रही है, ये कर रही है, माता-पिता को बदनाम कर रही है। भाई ये घटना उस बच्ची के साथ अकेली नहीं है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप किसी के भी साथ हो सकता है। और ये मामला भी कम्युनिकेशन गैप का था, जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप हुआ था। उससे नाराज़ होके वो अपना घर से निकली थी, फिर भी हम उस लड़की की हिम्मत को मानते हैं कि उसने ऐसी परिस्थितियों में सुसाइड ना करके अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपने को मजबूत किया। और उसने जो पिटीशन दाखिल की थी उसमें उसने स्वयं कहा था जी, उच्च न्यायालय के समक्ष कि मेरी जबरन शादी ना की जाए, मेरी पढ़ाई जारी रखी जाए। और उसने जब अपनी बात रखी चैनल के माध्यम से तो उसने भी अपने यही बयान रखे थे कि मेरी जबरन शादी की जा रही थी, इस वजह से गुस्से से मैं। लेकिन कुछ लोगों ने उस मामले को यू टर्न जी, दे के लव जिहाद के मामले से जोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, मुझे उस समय फ़ख्र हुआ कि जब 21 तारीख को 22 तारीख को रोड पे लोग उतरे और उन्होंने चिल्ला-चिल्ला के कहा कि वो लड़की पूरे हिंदू समाज की बहन है। भाई अच्छी बात है, अगर आप लोग उसे अपनी बहन मान रहे हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इतना ही नहीं कि आप अपनी ही रोटियाँ सेंकने के लिए किसी रिश्ते को बनाएँ। अगर आप लोगों ने वास्तविकता में उसको बहन बोला था, तो उसकी छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल की गई हैं, वो कहाँ से आई? वो किन्होंने वायरल की? और क्यों की? अगर ऐसा कुछ था, उसके घर से निकलने के लिए पुलिस के पास एफआईआर भी की गई थी। जो भी एविडेंस था वो पुलिस की जाँच का था, सोशल मीडिया पे वायरल करने का विषय नहीं था। जी, अब पुलिस को इस मामले में यहाँ देखना चाहिए था कि अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ें वायरल हुई हैं, तो ये तो आईटी एक्ट का अपराध है सीधा-सीधा। भाई जी, मीडिया भी किसी लड़की की फोटो नहीं छाप सकती है, ना वीडियो बन छाप सकती है। भाई आज भी अपन इंटरव्यू लेते हैं या तो मुँह पे ढका हुआ होता है या फिर उसका फोटो ब्लर होता है। आप तो सीधा-सीधा वायरल कर रहे थे। भाई जिस दिन लड़की घर से निकली, जी, 21 तारीख को लड़की ने ऑनलाइन अपना इंटरव्यू दिया। जी, उसमें मेरी द्वारा जो उसकी रेट दाखिल की गई थी, इसमें एक सबसे बड़ी ताज्जुब की बात मैं आपको बताता हूँ। हुँ, जब लड़की का वीडियो वायरल होता है, लड़की अपनी बात रखती है, तो उसमें जो रेट पिटीशन की कॉपी दिखाई जाती है, उसमें मेरा नंबर था। जी, तो मैं तारीफ़ करूँगा उन लोगों की कि फ़ोन तो सबने मुझे किए कॉस से, कई लोगों ने किए। लेकिन उन फ़ोनों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको लड़की की ज़िंदगी की चिंता हो या लड़की सुरक्षित है, उसकी चिंता हो। सबके फ़ोन केवल मेरे पास एक ही लिए आ रहे थे, भैया वो लड़की मुसलमान से शादी ना कर पाए। वकील साहब ध्यान रखना वो लड़की मुसलमान से शादी ना कर पाए। मतलब आप लोगों को लड़की सुरक्षित है या नहीं है, लड़की ज़िंदा है कि नहीं है, इस बात से किसी को फ़िक्र नहीं थी। वो लड़की मुसलमान से शादी ना कर ले। भाई उसकी पीड़ा हम जा रहे हैं बुखार का इलाज कराने, आप लोग कह रहे हैं साहब ऑपरेशन ना हो पाए। हुँ, भाई वो लड़की घर से कम्युनिकेशन गैप के कारण घर से आई। वो अपने जी, अधिकारों की लड़ाई लड़ रही। यहाँ हुँ, तक कि एक फ़ोन तो मुझसे ये भी आया सुना है 27 तारीख को उसकी कोर्ट मैरिज हो जाएगी। मैंने उनको समझाया भी कि सर वो कोर्ट में कह रही है कि हमारी शादी ना की जाए जबरन। ऐसी कौन-सी कोर्ट होगी कि वो कहेगी कि जाओ तुम शादी करो। हुँ। भाई लेकिन इसी बीच सवाल ये मैं उठता तारीफ़ है करूँगा। जी, जी, विकास साहब सवाल ये उठता है कि वाक़ई में यदि बच्चियाँ जो है कम्युनिकेशन गैप की जो आपने बात की है, बिल्कुल सही बात है कि आज के दौर में जो है जहाँ फैमिली के बीच में कम्युनिकेशन गैप है और उसी को लेकर के ऐसी चीज़ें आती भी हैं लेकिन वो लड़की खुद कोर्ट जाती है। यदि उसको शादी भी करनी होती तो कौन आप रोकने वाले हैं, कौन हम? जिसकी उम्र हो चुकी है उसको कानूनी इजाज़त दे रहा है, वो शादी कर सकती थी। लेकिन वो शादी बिल्कुल, न करने है उसने चैनल पर सीधे बात यहाँ रखी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं शादी से भी बहुत दूर हूँ। मेरा शादी से कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद जो आपने बड़ी एक मार्मिक बात कही कि चिंता बेटी के लिए होनी चाहिए थी, तो सिर्फ़ एक दिखावा था, एक छलावा और ढोंग कि भई हम मुस्लिम से शादी कहीं नहीं हो जाए, बस वो तो चिंता है। लेकिन बेटी कैसी है, बेटी को किस मदद की ज़रूरत है, वो अकेली गई उसको क्या वाक़ई में उसको कहीं पैसे की या कि किसी अन्य चीज़ की सहायता की आवश्यकता है, तो वो मदद जो है की जाए, उसके लिए किसी ने नहीं पूछा। जी,
मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने फोन आए, लेकिन सिंगल फोन में से किसी का ये कहने का नहीं हुआ कि वकील साहब उस लड़की को गुस्से में है तो उसको घर पहुंचवाइए सुरक्षित। यहाँ तक कि उस लड़की की बुआ भी मुझे 2 दिन कॉल की, तो उनके भी 2 दिन की कॉल में कहीं ये शब्द नहीं था कि लड़की को घर पहुंचा दीजिए, आप समझा बुझा के। केवल सबकी चिंता एक ही थी। भाई, ऐसी मानसिकता से क्या फायदा है कि भाई आप समस्याओं को समझो, किसी की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं, केवल अपना मोटिव सारी कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। मुझे अच्छी बात है कि आप लोगों ने उसके लिए लड़ा, लेकिन उसकी लड़ाई, उसके अधिकारों की लड़ाई, केवल इस मामले में केवल एक ही फोन मेरे पास जो आया, वो फोन मेरे पास 22 तारीख को आया शाम को। उसने मुझसे बोला कि विकास, वो मेरा मित्र था, विकास ऐसी ऐसी बात है, उनके भाई आपसे बात करना चाहते हैं। हमने, आप मेरी बात कराइए। जब मैंने उनके भाई से बात की, उनको सारा मामला बताया, उनके भाई बोले ठीक है, आप मेरी बात कराइए। मैंने उसकी बात भी कराई कॉन्फ्रेंस से उनकी। तो वो जो गुस्सा था उसने अपना जाहिर किया, भाई से बात भी की अपने। भाई से बात करने के बाद फिर मैं धन्यवाद करूंगा क्षेत्राधिकारी कोच परमेश्वर प्रसाद जी का, जिनसे मेरी 23 तारीख को रात में बात हुई और मैंने उनको सारी बात बताई कि सर ये ना तो लव जिहाद का मामला है, ना कोई लव का मामला है, पिटीशन आपके सामने भी हो, लड़की केवल सिक्योरिटी मांग रही है। तो उन्होंने मुझसे कम्युनिकेशन जारी रखा और सुबह 24 तारीख को मैंने उस लड़की को सीओ साहब के पास सुरक्षित पहुंचाया। उसके बाद लड़की ने अपनी बात रखी, पुलिस के सामने भी रखी, कोर्ट में बयान हुए वो भी रखी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस मामले में रोटी सेकने वाले, अपना राजनीतिक स्टंट अपनाने वालों की कमी नहीं रही, अपना विरोध प्रकट करने वालों की कमी नहीं रही। पूरा मामला कहीं भी ऐसा नहीं था जिसमें किसी को लड़की की सुरक्षा की चिंता हो, लड़की जीवित है कि मर गई इसकी चिंता किसी को नहीं थी। इसमें एक वो महोदय थे जिन्होंने खुद अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एक लड़की को भगा के लव मैरिज की थी। वो भी उस लड़की की छवि को धूमिल करने और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उस मामले को लव जिहाद बता रहे थे। एक फेसबुक या पत्रकार जो गांव में बैठे खेती कर रहे हैं, जिनका लड़का खुद एक लड़की के साथ वीडियो कॉल पे अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो जिनका वायरल हुआ था, वो उस लड़की को छवि बदनाम करने के लिए उसको लव जिहाद बता रहे थे। और ऐसे कई हैं जिन्होंने, मेरे पास वीडियो है, जिन्होंने चीख चीख के उस रैली में कहा कि वो पूरे हिंदू समाज की बहन है, वो पूरे हिंदू समाज की बहन है। तो वो हिंदू समाज की बहन है तो भाई, कैसे भाई हो कि तुम लोग उसकी छवि को धूमिल कर रहे हो? मेरे पास सबके स्क्रीनशॉट है, सबकी आईडी है कि सारा हिंदू समाज ही उसकी छवि को बदनाम कर रहा था। भाई, अगर आप लोगों को मामला लग भी रहा था कि लव जिहाद का है, तो ये मामला पुलिस की जांच का विषय था। जो भी एविडेंस था आपको पुलिस को देना चाहिए था। सोशल मीडिया पे कौन सा ट्रायल हो रहा था कि मीडिया ट्रायल से कोई चीज दोषी और निर्दोष साबित होती? तो मेरा केवल इतना सा मानना है कि जिन्होंने जो भी किया अच्छा किया। लड़की आज अपने घर सुरक्षित है और मेरा मोटिव भी था कि कोई मुझसे बात करे, लड़की की गुस्सा शांत हो, लड़की अपने घर चली जाए। ऊपर वाले ने सहयोग किया कि सीओ परमेश्वर प्रसाद जी से मेरी बात हुई और लड़की का गुस्सा भी शांत हुआ, वो समझाने पे मान भी गई, वो अपने घर सुरक्षित है। यार, जब हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। भाई, इस मामले में पूरा एक कहावत है, कौआ नाक ले गई हो, कहीं सुनी बातों को, तो इसमें कईगा नाक ही ले गई हो। किसी ने नाक नहीं देखी, सबको गढ़ ढूंढ रहे थे। एक सवाल है आपसे, आप की आपने वकालत इसीलिए की क्योंकि समाज में जो लोग भी जो है लॉ करके, जो कानून के विद्यार्थी हैं, वो आगे इसीलिए बढ़ते हैं कि ताकि लोगों की मदद कर सके। और मदद के समय किसी को कौन सही है कौन गलत है ये तो किसी को नहीं पता होता है, ये भी हम समझते हैं। इस देश के अंदर आतंकवादियों के केस लड़े गए, उनमें तो कभी किसी ने आंदोलन नहीं किया। आज एक वाकई एक अधिवक्ता, एक वकील बेटी के साथ खड़ा हो जाता है तो लोगों को ये चिंता होती है कि किसी मुस्लिम से शादी ना हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं क्या लोग आपको उस नजर से भी देख रहे थे कि वकील की मिली भगत तो नहीं है इसमें, वकील साहब ही सारा कुछ करवा रहे हैं? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरह की चीजें आप बता रहे हैं, नंबर स्क्रीन पर आपके चले बिल्कुल, तो वो फोन आपको आए होंगे, उनमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बातचीत से भी आपको महसूस ऐसा हो रहा होगा कि हम तो भाई अपना कानून का काम कर रहे हैं और कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं भाई जो हमको इस तरह से ये बोल रहे हैं कि हमको चिंता उस चीज की है जिस चीज पर हम चल रहे हैं, ना कि हमको चिंता संविधान की है, ना नेशन की है।
और ना हमको जो है बेटी की चिंता है। जी। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये वही लोग थे, इसमें से कुछ ऐसे भी थे जो मुझसे अंदरूनी मनमुटाव रखते हैं, मुझसे एंटी रहते हैं। वो भी अच्छा। चाह रहे थे, वो उनका मोटिव ये भी था कि किसी तरीके से ये मामला लव जिहाद में कन्वर्ट हो जाए और मैं भी हुँ। इसमें फंसा दिया जाऊं। अच्छा। ये भी प्रयास किया गया। बिल्कुल आपकी बात, पूरा मामला मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने फोन आ रहे थे तो सबकी मानसिकता सबकी यही थी कि वकील साहब मिली भगत करके कहीं लव जिहाद के मामले को सफल कराने में लगे हुए हैं क्या। जबकि जो रियलिटी थी वो आपके सामने लड़की ने भी रखी। भाई लड़की ने बिल्कुल। समाज के सामने अपनी बात रखी, कोर्ट के सामने रखी। लड़की का ऐसा कोई मामला नहीं था। मैं सबको बता रहा था कि लड़की का कोई ऐसा लव जिहाद का मामला ही नहीं है। लड़की अपने घर से कम्युनिकेशन गैप की वजह से निकल आई है, गुस्से में है, उसको शांत करो, ले जाओ। तो कोई गुस्सा शांत कराने वाला नहीं था, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं था, कोई उसके घर वालों से बात कराने वाला नहीं था। जी। बस चिंता सबको एक थी, भाई हिंदू की बेटी मुस्लिम से ब्याह न कर ले। भाई जी। लव जिहाद, हम तो ये कहते हैं कि लव जिहाद तो छोड़ो। अगर हुँ। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर मुस्लिम का हिंदू का लड़का मुस्लिम की लड़की को गलत निगाह से देखता वो भी गलत है। मुस्लिम का बिल्कुल। लड़का हिंदू की लड़की को देखता है वो भी गलत है। अगर ईसाई का लड़का सिख की लड़की को देख रहा वो भी गलत। भाई लड़की किसी की भी हो, हुँ। इज्जत किसी के भी घर की हो, एक समान होती है। किसी जी। की घर की इज्जत पे गलत निगाह डालना वो सबके लिए बेकार है। समाज और जी। धर्म यहाँ कहीं बीच में नहीं है। लेकिन हुँ। अगर एक लड़की को आप बदनाम कर रहे हैं, उस पे गलत निगाह डाल रहे हो, तो ये चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप एक इंसान नहीं है। जी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी बनता है कि जो फेसबुक आर्टिकल 19 की जो बात की जाती है हवाला दे करके फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो नारा एक लगाया गया, वो लगातार अभी डिजिटल मीडिया ने और ज़्यादा चेंज किया इसको। सरकार इस पर नियंत्रण नहीं रख पाई। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जो मुखौटा है वो चढ़ा कर के आप चोरी भी कर रहे हैं, डकैती भी डाल रहे हैं, आप सारे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपको मुखौटा जो है वो बचा रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं ये मुखौटे के पीछे मैं तो हूँ ही नहीं। मुखौटा जो है वो कहीं न कहीं पर्दा बना हुआ है। मतलब आर्टिकल 19 की जो बात की जाती है, आपने ठीक कहा कि कुछ जो सड़क छाप लोग जैसे भी घुस गए हैं, जिन्हें शायद गोदी मीडिया भी कहना बहुत बेकार होगा। गोदी मीडिया की भी थोड़ी बहुत इज़्ज़त है। लेकिन ये जो सड़क जी, छाप पत्रकारिता है, जिसमें कुछ भी अंट-शंट ना ये पता है कि आईटी एक्ट क्या है, ना ये पता है कि भई रिपोर्टिंग गाइडलाइन क्या है, लेकिन आकर के पत्रकारिता करनी है। क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, ये नहीं पता है। महिलाओं की तस्वीरें या महिलाओं के बारे में या बेटियों के बारे में कितना हम चला सकते हैं और कहाँ तक चला सकते हैं, ये उनको नहीं मालूम है। हम किसी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप बिना सबूत के लगा रहे हैं, ये हमको मालूम है कि ये भी उनको नहीं पता है कि कल को यदि कोर्ट में केस जाएगा, तो बहुत लंबे जाएँगे। जो ज्ञान बाँटते हैं स्क्रीन पर आकर के और अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ऐसे दिखाते हैं कि वो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, उनके अलावा सब छोटे हैं बाकी के। तो ऐसे जो पत्रकार हैं, जो आर्टिकल 19 का हवाला दे के पुलिस की सिरदर्दी भी बन चुके हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे कि क्या वाक़ई में ये सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं उस चीज़ को? एक जो फेसबुक पर तस्वीरें चला रहा है, लेकिन एक अपने आप को पत्रकार कहने वाला व्यक्ति जो तथाकथित है, वो भी उन्हीं तस्वीरों को शेयर कर रहा है और भेज रहा है, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जी, जो आईटी एक्ट इसके का लिए मैं उल्लंघन। सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि जो आजकल सोशल मीडिया पे जो आजकल नए पेड़ पौधे हो गए आए हैं पत्रकार के रूप में, जी। इस पे प्रशासन को अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो गया है। हुँ। क्योंकि अगर जो इंसान अपने आप को पत्रकार कहता है या कोई खबर लिखता है या विचार लिखता है, तो उसको लिखने से पहले इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या लिख सकते हैं, जी। किस चीज को किस ढंग से पेश कर सकते हैं, हम किस वीडियो को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, हम किस फोटो को किस तरीके से लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ये सारी नॉलेज अगर होगी तो पत्रकारिता का स्तर बढ़ेगा। और अगर इसी हिसाब से जो सोशल मीडिया सोशल ट्रायल चलते रहेंगे तो पत्रकारिता का स्तर गिरता ही जाएगा। क्योंकि इनको एबीसीडी नहीं मालूम है, जो जेड तक की बातें करते हैं। जी। और जो आप कह रहे हैं कि मुखौटा, बिल्कुल यही है कि साहब पीछे तो, क्योंकि आजकल जो साइबर क्राइम साइबर थाने बनाए गए हैं, लेकिन वो भी अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। आज ऐसे इंसान हैं जो फर्जी आईडी बना के काम कर रहे हैं। भाई पीछे बैठा कोई है, वो आप जो मुखौटे की बात कर रहे हैं, भाई मुखौटे ही है जी साहब, क्योंकि बैठा कोई और है, नाम किसी और की आईडी चल रही।
तो जी। सोशल मीडिया पे साइबर क्राइम वाले ये भी गौर नहीं कर रहे कि कितनी सोशल आईडी फर्जी चल रही है। आपको मैं एक कमाल की बात बताता हूँ, बातचीत चल रही है डिबेट पे। मनोज तिवारी बीजेपी के नाम से एक आईडी एक व्यक्ति बनाता है। मनोज तिवारी जी खुद उसकी शिकायत करते हैं साइबर पुलिस दिल्ली को। दिल्ली पुलिस को शिकायत करते हैं। कौन सा दिल्ली? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साहब उसमें मंत्री हैं। पार्टी और सरकार दोनों में जो है वो हिस्सा है उसका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं दिल्ली के मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी जहां उनकी खुद की सरकार है, खुद की पुलिस है और खुद की केंद्र में भी डबल इंजन सरकार है, ये कह लीजिए। एक आईडी बंद करवाने के लिए उनको नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। उनको फेसबुक पर आकर के कहना पड़ रहा है कि अभी तक हुआ नहीं है। मैंने उनको शेयर भी किया और मैंने लिखा कि देखिए, खुद की सरकार की और खुद की पुलिस की पोल खोल रहे हैं मनोज तिवारी जैसे वरिष्ठ जो है राजनेता की फर्जी फेक आईडी चल रही है और पुलिस पकड़ने में नाकामयाब है। तो पुलिस इतने जो दावे कर रही है कि साइबर के मामले हम पकड़ते हैं, हम चाहें तो 24 घंटे के अंदर किसी को खोद के निकाल लें, तो ये सब चीजें तो फिर कैसे है? तो सब हवा हवाई है। सरकार ने आईटी एक्ट बनाया है, वो तो फिर हवा हवाई हो गया। अगर पुलिस के बस का नहीं है, संसाधन है, यदि उनको उनके पास उपलब्ध नहीं है। आप सोचिए कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की आईडी भी यदि जो है वो बंद अभी तक नहीं करवा पाए, बंद नहीं करवा पाए, एक्टिव है मैं आईडी, ये कमाल की बात है जी। मैं एक ऐसा ही मामला आपको सुनाता हूँ। एक जी। हमारे जिले में एक एसआई रह के गए हैं, सुनील कुमार। हम्म, वो इस समय प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर हो गए हैं, जी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। एक दिन फेसबुक आईडी पे मेरे पास मैसेज आता है, फेसबुक मैसेंजर पे उनकी आईडी से, हम्म, अपना नंबर भेजिए। तो मैं जैसे ही उन्हें नंबर भेजता हूँ तो उधर से मेरे पास एक कॉल आती है, वो मैसेज आता है कि मेरे एक दोस्त को अपना सारा सामान बेचना है, हम्म, उसका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह, नया सामान है 50,000 रुपए में। और सामान इतना था, देखने पे 3.5-4 लाख से कम कीमत नहीं थी, गृहस्थी का सामान था। जब मैंने देखा ये फ्रॉड है तो मैंने उनको फोन लगाया कि सर वो एक आईडी चल रही है आपके नाम से, और वो ऐसी ऐसी कह रहा है। आज कहाँ बेच रहे? हमने आज इलाहाबाद में सामान बेच रहे हैं। बोले कल फतेहपुर में बेच रहे थे। हमने आप कर क्या रहे? बोले यार वो पता नहीं लग पा रहा कौन बनाए। बोले खुद के नाम की आईडी नहीं ढूंढ पा रही है, छोड़ पा रही ना बंद कर पा रही जी। ना पुलिस बंद कर प्रशासन पा रही। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि अपने पास साधन नहीं है या अपने पास जानकारियां नहीं है। भाई टेक्नोलॉजी भी है लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जी। जी, एक बिल्कुल सही हमारे बात। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। जी, आरोप प्रत्यारोप सुविधा नहीं है, लेकिन यूजीसी आया था, उसी को लेकर के भी बीच में हम डाल देते क्योंकि जब चर्चा चल ही रही है। क्या आपको लगता है कि -40 वाले डॉक्टर बनेंगे तो फिर जो ओरिजिनल वाले हैं वो तो फिर करोड़ों की कमाई करेंगे ही बाहर बैठ करके। बिल्कुल। यदि तो कम अंक वाले यूजीसी वाला कानून तो आप देख लीजिए। से यूजीसी 33 से कानून जी, मैं उसी पर आ रहा था। 33 से कम अंक वाले यदि सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो जो सिस्टम के बाहर जो 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 दिमाग है, जो सिस्टम के अंदर होना चाहिए, वो तो फिर गलत कामों में लगेगा। क्योंकि जिसने पढ़ाई कर लिया उसको ना नौकरी मिली ना कुछ। तो वो कहीं न कहीं आप क्या मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार है इन सब गलत चीज़ों का? क्योंकि जो मास्टरमाइंड है वो सिस्टम के अंदर जो होना चाहिए वो बाहर बैठा है। जिसको सही काम करनी चाहिए देश हित में वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि उसको दिमाग का तो इस्तेमाल करना ही है। उसने पढ़ाई की है। तो कहीं न बिल्कुल कहीं मैं आप गलत नीतियाँ भी क्या अपराध के लिए ज़िम्मेदार हैं? मानते हैं आप? जी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एजुकेशन सिस्टम भी अपराध का जिम्मेदार है। क्योंकि जो मास्टरमाइंड शब्द यूज होता है अपराधों में, वो मास्टरमाइंड भाई, मास्टरमाइंड वो बनेगा जिसके पास माइंड होगा, और जी। माइंड का प्रयोग वो करेगा जिसको जानकारियां होंगी। आजकल भ्रष्टाचार के चक्कर में जब इंटरव्यू में लड़का पहुंचता है, बच्चे पहुंचते हैं, तो उनसे क्वेश्चन, नॉलेज के क्वेश्चन पूछने के बजाय पूछा जाता कितना माल है आपके पास। भाई जिसके पास माल है वो अंदर है, जिसके पास नहीं है वो बाहर है। अब जो बाहर माल है। के चक्कर में बाहर हो गया तो वो अपनी योग्यता का तो कहीं ना वो करेगा ना प्रयोग। जी, बिल्कुल। पुलिस प्रशासन को क्या कहेंगे इस मामले में? क्योंकि जिस मामले को आप लगातार उठा रहे हैं और आप हमेशा ऐसे बड़े मुद्दों पर बातचीत भी करते हैं और ऐसे मुद्दे आप उठाते भी हैं, ताकि पुलिस प्रशासन भी नींद से थोड़ा जागे और जो मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, सरकारी सिस्टम उसमें कम से कम सुधार ला पाए। कुछ तो 10% भी, कुछ तो इनको शर्म करनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर के भी मैं तो चैनल के माध्यम से यही कहूँगा। आप क्या अपील करना चाहेंगे इन अधिकारियों से?
पुलिस प्रशासन मैं से जिले की ज़्यादा जनता से उपयोग करें। जी, मैं जिले की जनता से और उन लोगों से जिन्होंने उस जुलूस में कहा था कि वो लड़की हिंदू समाज की बहन है, उस लड़की उन सभी भाइयों से, पुलिस प्रशासन से और जिले के कप्तान साहब दुर्गेश कुमार से सबसे अपना जी, निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि उस लड़की की छवि को खराब करने के लिए जो भी फ़ोटो, जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं, उनको स्वयं हटा ले या प्रशासन हटवा दे, क्योंकि उसकी याचिका अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको मैं अभी भी परसू कर रहा हूँ। और मैं नहीं जी, चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कोई ऐसा ऑर्डर कराया जाए जिससे सबको दिक्कत आए, फिर मुकदमेबाजी हो, आईटी एक्ट के मुकदमे लिखे जाएँ। तो मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ सबसे कि वो जो भी आपने वायरल किए हैं, ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं। भाई आपको है तो आप लड़की की फोटो ब्लर करके लड़के को बदनाम कीजिए, अगर आपको लड़के को बदनाम करना है। हुँ, लेकिन लड़की की छवि को धूमिल ना कीजिए, उसका बहुत बड़ा भविष्य है। आपकी हुँ। एक छोटी-सी लापरवाही, आपकी एक छोटी-सी हरकत किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर सकती है। अच्छा वो एक श्रीवास्तव पढ़ने जी, वाली लड़की है। क्या लड़के को जैसे बदनाम करने वाली आपने बात कही है, क्या इनको खुला छूट दे देनी चाहिए? लड़का हो या लड़की? क्या वाक़ई में आपको लगता है किसी की प्राइवेसी से खिलवाड़ होना चाहिए? ये अपराध सुनिश्चित पुलिस को करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये अगर कोई दोषी है, उसके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए। लेकिन पुलिस को अपने ज़िले में मुस्तैद रहना चाहिए, संविधान के प्रति, कानून के प्रति। जी, बिल्कुल, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही तो पुलिस बनी हुई है। अगर जहाँ भी किसी भी प्रकार से अगर उसको लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो पुलिस सो मोटो उस पे कार्रवाई कर सकती है। जी, पुलिस को ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि सामने वाला आएगा तभी। अब पुलिस को तो इस मामले में सीधा देखना चाहिए कि जो आपके जाँच का विषय था, वो सोशल मीडिया पे कैसे वायरल किया गया? इसके पीछे बिल्कुल। किनका हाथ है? जी। और सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद जो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, उसके लिए अब तक जो है एक्शन भी हो जाना चाहिए था और दोषियों को जेल के अंदर भी भेज देना चाहिए था। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में चित्रांश विकास श्रीवास्तव जी थे, जो एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं और लगातार जो है पीड़ितों की मदद करते रहते हैं। यदि आपको भी कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई मदद चाहिए, आप भी पीड़ित हैं और आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आप कोर्ट की शरण में जाना चाहते हैं या कोई भी लीगल जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर विकास श्रीवास्तव जी का दिया हुआ है। आप फ़ोन करके उनसे जानकारी ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी, तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।